मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर आपके बैकग्राउंड से बहुत यस सर। वॉइस आ रही है। ओके, तो आप बात कर रहे हैं उसकी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा अभी? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सभी बच्चे टीपीपी सॉल्व कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर? यस सर। ओके, मेरे वीडियो विजिबल है सभी को? नो सर। नो सर। श्योर? सर अब सर बीच बीच में जा रही है। ठीक है, तो इन फ्रेंच रेवोल्यूशन वेयर वी आर राइट नाउ? फ्रेंच रेवोल्यूशन में अभी हम लोग कहाँ पे हैं? Sir, we just completed growing middle class in the cities and end of privileges. ओके, ग्रोइंग मिडिल क्लासेस एंड ऑफ। तो मैंने रीडिंग कराई थी इस पोर्शन की, और सिर्फ या फिर सिर्फ एक्सप्लेनेशन? मोंटेस्क्यू के बारे में पढ़ाया था। ओके, सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, रीडिंग भी हुआ था इसमें? सर नो सर, रीडिंग नहीं हुई थी। ओके, तो आप क्या चाहते हैं, रीडिंग भी हो या फिर सिर्फ एक्सप्लेनेशन से ही आप उसको कैच कर लेंगे कंटेंट को? व्हाट डू यू वांट? कैन यू डू रीडिंग बाय योर ओन? इफ यस, देन आई कैन प्रोसीड फर्दर। रीडिंग खुद से कर सकते हैं आप? यस सर। Only one student is responding right now. What about the rest? What they are doing? Yes, sir. Okay. तो आप में से कुछ लोग डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कौन कौन नहीं कर रहे हैं डीपीपी सॉल्व, बताएंगे जरा? यस, कृष्णा, आप डीपीपी सॉल्व करते हैं? कृष्ण वर्मा, आप कृष्णा। यस सर। सारी डीपीपी अभी तक सॉल्व किया आपने? सर पिछली वाली नहीं किया बस। ओके, वैभव आप? सर मैंने भी पिछली वाली नहीं की सर। क्यों? सर मुझे सर एक डाउट था। सर वो भी सर एक बार आप मॉन्टेस्क्यू को सर एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, हाँ जो अच्छे ना, बताइए क्या? सर लास्ट क्वेश्चन में सर डीपीपी में क्या था डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द थर्ड स्टेट पैम्पलेट वाज रिटर्न बाय? सर उसमें सर दो ऑप्शन है सर, वो सेम है सर। मैंने सर सेकंड वाले पे सर क्लिक किया तो सर वो इनकरेक्ट बता रहा है। अच्छा, ऑफर ए एंड बी दोनों ऑप्शन सेम है, आप ये कह रही हैं? यस सर। करेक्ट आंसर क्या है? सर करेक्ट आंसर ए है सर, दोनों सेम है, लेकिन सर मैंने बी पर किया तो सर वो रॉन्ग बता रहा है। और ए को करेक्ट बता रहा है? यस सर। तो बेटा ये टाइपिंग एरर है, ओके, तो कोई बात नहीं, योर आंसर इज करेक्ट। वैसे आंसर था क्या? सर अबेसाइयस। एबेसियस, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो, और कोई बात नहीं, और कोई बताओ डाउट? टीपीपी सॉल्व कर रहे हो? सौरन, वॉरिस, कुश, कौशिक, मेरी कुमारी? पिछली वाली नहीं करी और सारी कर ली। ओके, तो सभी के पिछले वाले ही क्वेश्चन में रह रहा है।
तो आप सभी लोग डीबीपी सॉल्व करेंगे, ओके, ताकि ओके सर। आपका एक अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे बने। और ये डीबीपी के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सीबीएसई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। फर्दर एनटीएससी के लिए ये एक रिसोर्स है, bunch of questions, so it will help further in cracking NTSC, okay, in developing content for NTSC. So take it seriously, note down every question and answer of DPP in your separate notebook, okay, Yes, sir. because you will not get any hard copy, okay, as of now what I know that you will not get hard copy. तो हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है, आपके पास कंटेंट होना भी ज़रूरी है। देन व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू राइट द कंटेंट व्हिच यू फाउंड ऑन योर स्क्रीन, ओके। यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट है? सर मॉन्टेस्क्यू के बाद 16 सर मॉन्टेस्क्यू के बारे में एक बार दोबारा बता दीजिएगा। ओके, एनी अदर डाउट अपार्ट टू? आप सभी के पास बुक है आपके सामने? Yes, sir. सभी बच्चों के पास बुक है। तो मैंने आप लोगों को बताया जॉन लॉक के बारे में, जीन जैकस रूसो के बारे में और मॉन्टेस्क्यू के बारे में। तो जॉन लॉक ने बुक लिखी, क्या नाम था उसका? द टू ट्रेटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आपकी बुक लिखी इन्होंने, जीन जैकस रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जॉन लॉक के बुक में, ठीक है, वो एब्सोल्यूट पावर को क्या करते हैं? डिफ्यूज करते हैं। जो कौन एंजॉय करता है? मोनार्की, ठीक है। जीन जैकस रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक लिखी है, उनमें उन्होंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव्स और जो सिटीजन से जो उनको इलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी बातों को कह सकें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करा सकें। फिर उसके बाद उसमें काम है मॉन्टेस्क्यू के बारे में। तो मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी, फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉ, है ना। कौन सी किताब लिखी? द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा तो उन्होंने बताया कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। क्या बताया उन्होंने? सेपरेशन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि हम आज के डेट में मॉडल डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं। There we have three institutions. You will later study in civics also. तो उन्होंने अपने बुक में लिखा था कि there should be separation of power. लेजिस्लेटिव कोई और देखे, एग्जीक्यूटिव कोई और देखे, जुडिशरी कोई और देखे। तो और 13 अमेरिकन कॉलोनीज के बारे में भी हमने पढ़ा। तो 13 अमेरिकन कॉलोनी जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमने कहीं न कहीं एक यही चीज़ को क्या करी, इसी चीज़ को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए वो फाइट करते हैं, इंडिपेंडेंस बनते हैं और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने बताई है। डेमोक्रेसी लाते हैं और सेपरेशन ऑफ पावर होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फिलोसफर्स हैं जो अपनी फिलोसफी लिख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? अलग अलग जगहों पे इसकी चर्चाएं होती हैं। यूरोप में काफ़ी लोग क्या है? इलिटरेट है। मास क्या है? इलिटरेट है। तो मास इलिटरेट हैं तो वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो कुछ पढ़े लिखे लोग क्या करते थे? ये किताबें पढ़ते थे और इनके आइडियाज़ को फर्दर स्प्रेड करते थे। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जब वो इस बातों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और चाहते हैं कि उनके यहाँ भी अगर राज्य हो, गवर्नमेंट बने, तो कुछ ऐसा ही बने। चाहे वो कॉफ़ी शॉप में सुन लिया हो, ठीक है, चाहे वो सैलून में सुन लिया हो। तो इस तरह की न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी और लोगों ने सुना और इसको एक्सेप्ट किया। समझ में आया मॉन्टेस्क्यू? यस सर। सर सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी सर एक बार समझा दो। सब्सिस्टेंस क्राइसिस आपका जो है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस when the basic mean of livelihood is in danger, particularly food, shelter, clothes, and in that particularly food. हुआ क्या कि 1715 से 1789 okay, ऑलमोस्ट इस टाइम पीरियड में
जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा, लगभग 5 मिलियन पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, फूड की स्कार्सिटी होने लगी उस समय, ठीक है। लोगों के वेजेस डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है, वेजेस लोगों को डिक्रीज हो रहे थे, सैलरी मतलब वेजेस दे रहे थे, सैलरी बट दे वर वेटिंग व्हेन दे डू एनी काइंड ऑफ सर्विस, तो सैलरी डिक्रीज हो गए और चीज़ों एसेंशियल चीज़ों के दाम बढ़ने लगे, पर्टिकुलरली ब्रेड के, तो लोगों के हार्डशिप भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होने लगी, बढ़ने लगी। उसी दौरान देखा गया ड्रॉट, हेल, स्ट्रॉम, ठीक है, ये सब भी कॉमन फिनोमेना हो गया। तो फूड की स्कार्सिटी ऑलरेडी थी और प्रॉब्लम फिर फर्दर क्या हो गई, एक्यूट हो गई, तो लोगों की प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ ही रही थी वहाँ पे। तो इसके वजह से वहाँ पे लोगों ने क्या किया, लोगों की नाराजगी 1260 के खिलाफ फर्दर और इंक्रीज हो गई, ठीक है। और यही सबसिस्टेंस क्राइसिस है इसमें कि जहाँ पे लोगों की बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड क्या हो डेंजर में पहुँच, पैसा भी नहीं है, सामान के दाम भी बढ़े हुए हैं, तो लोगों को क्या फेस करना है, समझ में आया? यस सर। और किसी का डाउट? सर फ्यूडल सिस्टम के बारे में थोड़ा बताएं। फ्यूडल सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जो 9th एंड 15th सेंचुरी में इंटायर यूरोप में फॉलो होता था। इस सिस्टम में जो कुछ लोग ऐसे थे जिनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलती थी, particularly those who are from clergy and nobility group community, so they enjoy certain privileges that they don't have to pay any kind of taxes. Even church can levy taxes for death. Okay, they can make work, means they can have peasants. Means peasants will have to work for them because they are bound to do that because they had got a piece of land, okay, by nobility. So in lieu of that, they will have to work in their houses, in construction work. Okay, so these are all part of feudal system. ठीक है, जो ओल्ड डिजाइन में से पहले या 15th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट ये फॉलो हुआ, उसके बाद भी हालांकि फॉलो हुआ था, ऐसा नहीं था, बट एकदम जो है मेन टाइम पीरियड जिसमें ये जो अपने क्लाइमैक्स का था वो आपका 9th एंड 15th सेंचुरी है, फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होने लगा। सर जो टेल टैक्स है सर, उसमें से डायरेक्टली पे करते हैं सब स्टेट को, तो सब स्टेट को पे करते हैं, इसका मतलब सर वो पैसा सर किंग के पास जाता है। ओके। और किसी का डाउट? Anyone has any further doubt? नहीं? नो सर। ओके, तो हम लोग अपने कंटेंट पे आते हैं। मुस्तफा चौधरी, कैन यू हियर मी? मुस्तफा चौधरी, मुस्तफा, यस सर। आपका नाम क्या बेटा? सर अलम चौधरी। आपकी पहली क्लास है? नो सर। ये स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। अब होगा क्या यहाँ पे कि हम लोगों ने वहाँ पीछे टॉपिक पढ़ा था कि टैक्सेस इंक्रीज करने की बात रखते हैं, कौन? किंग। तो टैक्स इंक्रीज करना इतना आसान नहीं था किंग के लिए। किंग को भी एक सर्टेन रूल था जिसको फॉलो करना था इन ऑर्डर टू इंक्रीज टैक्सेस। टैक्स इंक्रीज करने के क्या रूल थे? उसको एक पॉलिटिकल बॉडी को बुलानी होगी, असेंबली, ईच स्टेट जनरल, ठीक है, ईच स्टेट जनरल की एक पॉलिटिकल बॉडी बुलानी होगी जिसमें हर एक स्टेट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और सॉरी, it's 300 representatives,
फ्रॉम फर्स्ट टू स्टेट आते हैं, ठीक है। एक एक हालांकि वोट होता है उनका, 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट टू स्टेट से आते हैं और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यस है ना। सर। और फिर उसके बाद किंग है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे वोटिंग होती है, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ वोट होता है, जिसके जो मेजॉरिटी ऑफ वोट होता है वो लॉ या वो टैक्स पास होता है। तो यहाँ पे भी वोटिंग हुई, तो इस वोटिंग में और यहाँ पे भी लोग ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आए, तो इस रिप्रेजेंटेटिव ने आप फर्स्ट स्टेट को सामने सामने रखे, थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे वो खड़े रहते हैं। और 600 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसमें पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ठीक है, ये सारे अलाउड नहीं है, विमेन वो भी नहीं अलाउड है। वो अपने ग्रीवेंसेस को लिख के, अपने प्रॉब्लम को लिख के भेजते हैं, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को लिख के भेजते हैं, इसको अपने प्रॉब्लम को लिख के भेजते हैं उनको, वो रिप्रेजेंटेटिव 600 रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि को भेजते हैं। हाँ, तो वो उनको लिख के भेजते हैं। वो जो 600 रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको ये बुक दिख रहा है? यस सर। यस सर। स्टेट जनरल के बारे में अगर पूछा जाए, व्हाट वाज स्टेट जनरल, तो आप ये लिखोगे, कर्सर दिख रहा होगा, द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लास्ट मीटिंग इसकी 1614 में हुई थी, अब कब हो रही है? 5th ऑफ May 1789, ठीक है, 5th ऑफ May 1789 में इसकी मीटिंग हो रही है। तो ईस्ट स्टेट जनरल ने एक टैक्स प्रपोज किया पास करने के। ये जनरल स्टेट जनरल हुआ कहाँ? ये वर्साइल्स में हुआ, वर्साइल्स में हुआ था, यहाँ पे लोग आए। तो हुआ क्या कि जब रिप्रेजेंटेटिव्स आए, तो ये फर्स्ट स्टेट वाले लोग हैं, ये सेकंड स्टेट वाले लोग, ये बैठे रहते हैं 300 they have their roads facing कर each other। और जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो खड़े थे, they were standing, वो थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है, इसमें है थर्ड स्टेट, जो कि खड़े हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेट से कितने लोग आए? 300, ओके, सेकंड के कितने आए? 300, और थर्ड के आपके 600, ठीक है। और इसमें 600 में भी सभी नहीं आए, जो रिच लोग थे वही आए। Then artisans were not allowed to be a part of this। आप यहाँ पे देख सकते हो, even artisans and women were not allowed। तो उन्होंने क्या कि 40,000 लेटर भेजे थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ताकि उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके, ठीक है। जो मैंने बताया है देखो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो अब हुआ क्या कि यहाँ वोटिंग की बात आई। जब यहाँ वोटिंग की बात आई तो अब कहने को तो यहाँ पे 300, यहाँ भी 300, यहाँ भी 600, यहाँ भी, बट जो वोट था हर एक ई स्टेट के पास वो कितना था? वो एक, मतलब एक वोट, ये लोग 300 मिलकर एक वोट कर सकते हैं, ये 300 मिलकर एक वोट कर सकते हैं, ये 600 मिलकर एक वोट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हु आर एंजॉयिंग प्रिविलेजेस ओवर हियर? फर्स्ट एंड सेकंड ई स्टेट्स वर एंजॉयिंग प्रिविलेजेस। So what do you think? Will they pass any law which curtail their privileges? No, sir. Do you think? No. So obviously, whenever there will be a law, that law will be biased against these third states. Okay. So what happened? The people over here who came in this hall or in this assembly, they said, now from now onwards there will be one person one vote value, or one person one vote. I think you might have studied in what is democracy and why democracy. One person one vote means the assembly will vote as a whole, means all over, means what, whosoever here, means whosoever people are here, they will have one vote,
and all people will vote now. So obviously what will happen, जो भी law होगा, that law will be in favor of these 30 states because they are 600 in number and the first two states are 300 and 300. और ऐसा भी नहीं है कि ये 300 है तो सभी लोग फर्स्ट एंड सेकंड के जो लॉ है उसको सपोर्ट करते हैं स्ट्रांगली. देयर विल बी सम मेंबर, ठीक है, who are okay or who are against first and second states. अभी आप पढ़ेंगे मिराबियो एंड अदर्स के बारे में, ठीक है. तो किंग ने कहा कि ऐसा है कि ये कंसेप्ट नहीं चलेगा, आपका जो पहले वाला था वही चलेगा. क्या था कि सभी के पास एक एक वोट था, वैसे ही होगा. तो ये क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं. ये क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं कि नो वी विल नॉट वोट ओवर हियर, ठीक है. और वो फिर बाहर चले जाते हैं. बाहर चले जाते हैं और फिर होता क्या है, मई की बात है. लिसन केयरफुली, देखो सीरीज ऑफ इवेंट होगा 5 मई 1789. ओके. और ये जो प्रिंसिपल लिया था इन्होंने कि पूरा जो है ईच मेंबर विल हैव वन वोट, जो ये हमने प्रिंसिपल लिया था, ये कहाँ से उठाया था इन्होंने, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक जो कि रूसो ने लिखी है उसी से उठाया था. फिलोसफर का ही जो कही गई बात थी उसी से जो है कि इन्होंने ये टर्म, मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड ई स्टेट्स के, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड ई स्टेट्स के, वो फिर फर्दर आगे जाके क्या करते हैं, 20 जून को 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट, ठीक है, तो मीटिंग करते हैं और वहां पे एक असेंबली नया बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं नेशनल असेंबली. क्या नाम बताते हैं उसका, नेशनल असेंबली. और ये नेशनल असेंबली के मेंबर वहां पे कसम खाते हैं कि दे विल नॉट डिस्पर्स, ठीक है, until there is a check on the power of monarch. जब तक मोनार्क के पावर पे कोई भी लिमिटेशन नहीं आएगा, we will not disperse, ठीक है, हम लोग अलग नहीं होंगे. सर मोनार्क मतलब किंग. यस, मोनार्क हियर मींस किंग. तो इनको कौन लीड करता है, मिराबियो एंड एवेसियस. मिराबो एंड एवेसियस, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, माइंड इट. ओके, मिराबियो एंड दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एवेसियस, ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा है ना, that we will not disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. Means they said now onwards we will prepare a constitution. Constitution, I think you all know. Yes sir, संविधान. संविधान, set of rules and regulations through which a country is governed. Particularly in terms of country I am talking here. So यहाँ पे भी लोग कहते हैं that we will draft a constitution that will put a limit on the power of monarch. नेशनल असेंबली ने ये कहा कि मोनार्क के पास बहुत पावर है, उस पावर को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है. फिर उसके बाद क्या हुआ, और सोसाइटी की जो फ्यूडल प्रिविलेजेस है उसको हटाना है. तो इन लोगों ने अच्छा, फिर इसमें पर्टिकुलरली यहाँ पे मिराबियो के बारे में फिर डिस्कशन हुआ. वो नोबेल फैमिली से थे, मैंने बताया ना कुछ लोग हैं नोबेल और चर्च क्लर्जी से. मिराबियो वाज फ्रॉम अ नोबेल फैमिली, सेकंड ई स्टेट्स, बट ही वाज अगेंस्ट दिस फ्यूडल प्रिविलेज. कई सारे जर्नल वगैरह लिखा इन्होंने, पावरफुल स्पीचेस दिए बहुत सारे. फिर उसके बाद मैंने बताया एबेसियस, ये प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट खानदान से हैं, ठीक है, बट स्टिल ही वाज नॉट ओके विद द कांसेप्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम and he wrote a journal known as What is the Third Estate. देखोगे, you will find over here what is the third estate. थर्ड estate के बारे में ये लिखते हैं, pamphlet लिखते हैं. Is this okay for everyone till here? Yes sir. सर हाँ, सर उन्होंने सर एक नोवेल लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट पर. पैम्फलेट लिखा इन्होंने, व्हाट इज द थर्ड स्टेट. फिर उसके बाद नेशनल असेंबली अब यहाँ पे क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग जाती है. और कंट्री साइड, बताओ. अच्छा, एक टर्म है कंट्री साइड, इसका क्या मतलब होता है,
What is the meaning of countryside? Any student among you who can answer this? Correct, Krishna Verma. आपको तो मालूम होगा। कृष्ण वर्मा is there? सर गाँव होते हैं सर, रूरल एरिया। क्या, कौन से एरिया? सर ग्रामीण रूरल एरियाज। ठीक है, कंट्री साइड मीन्स रूरल एरियाज। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जब वर्साइल्स में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगे हुए थे कौन, नेशनल असेंबली, उसी दौरान देखा गया कि बैड हार्वेस्ट होता है। ठीक है, फसलों की जो हार्वेस्टिंग होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। कटाई, जब फसलों की कटाई खराब होगी मतलब फसल के जो दाने होंगे वो कम होंगे। ठीक है, ग्रेन्स क्या होंगे, कम होंगे। जब ग्रेन्स कम होंगे तो वो सबको नहीं मिल पाएंगे। तो किसको मिल पाएंगे, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, डिमांड ज्यादा होगा ग्रेन का। जब ग्रेन कम है तो जब डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा, प्राइस ज्यादा होगा। प्राइस भी ज्यादा होगा तो प्राइस ज्यादा होगा तो रिच और पुअर में उसे कौन अफोर्ड कर पाएगा, रिच अफोर्ड कर पाएंगे। रिच उसको अफोर्ड कर लिया और दे कैन हैव दिस। पुअर नहीं कर पाएंगे। जब पुअर नहीं कर पाएंगे, अच्छा रिच और पुअर में ज्यादा संख्या किसकी होती है, रिच की या पुअर की? सब पुअर की होती है। तो ऑब्वियसली पुअर विल नॉट प्रोटेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस तरीके से होता है। ये वही जुलाई वाला इंसिडेंस है। बैड हार्वेस्ट, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस रोज। ठीक है, बेकर अब क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं ऐसे सिचुएशन को। ठीक है, सामान को और चोरी करके रखते हैं कि और प्राइसेस हाई होंगे, होल्ड करके रखते हैं कि और भी प्राइसेस हाई होंगे तब बेचेंगे। तो वेमेन पर्टिकुलरली जिनको कि फूड के लिए फूड सिक्योर करने का जिम्मेदारी दिया जाता है, वो लाइन लगाती हैं और जब देखती हैं कि ट्रुप्स भी ऑर्डर हो गए हैं और हमें ब्रेड भी नहीं मिल रहा है, देन इन द मंथ ऑफ जुलाई उन्होंने क्या किया था, जस्टिल को डिमोलिश कर दिया था। आई थिंक वी हैड डन दिस पार्ट, है ना? यस सर, और फर्स्ट पेज पर ही है। फर्स्ट पेज पे ही है, मैंने वहाँ पे ही डिस्कस कर दिया था। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। हम देखो अभी कहाँ पे थे, पिछले अभी पेज में अगर आप देखो, सो वी वर हियर इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, मई के बाद हम लोग कहाँ पे चले आए, व्हेन वी केम हियर इन जून। ठीक है, वेयर इज दैट जून, 20th जून कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ 20th जून आ गए, मई, जून, फिर उसके बाद जुलाई। दिख रहा है, एक सीरीज ऑफ इवेंट हो रहा है। यस सर। अभी बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। देखो अब उसके बाद क्या हुआ, कंट्री साइड में, गांव में एक र्यूमर फैलता है कि गांव ठीक है, गांव तक ये र्यूमर फैलता है कि जो लॉर्ड ऑफ मैनर्स हैं, हवेलियों के जो राजा हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ गुंडों को खरीदा है, हायर किया है, ताकि वो जाकर जो पीजेंट्स के राइट क्रॉप्स हैं, जो पके हुए फसलें हैं, उनको बर्बाद करके आ जाएं। इससे डर के पीजेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने जो भी उनके पास हथियार के तौर पे था एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड, और पिचफॉर्क, ठीक है, उसी को उठाया, कहा कि अब अगर आएंगे हमसे लड़ने तो हम लोग इसी से इनको मारेंगे। और जब कोई नहीं आता है तो चैटुइक्स पे अटैक कर देते हैं। चैटुइक्स एक ऐसा जगह जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं, मैनोरियल ड्यूज के पेपर्स रखे जाते हैं। ठीक है, ये लॉर्ड्स वगैरह अपनी जगह, एक पर्टिकुलर एक ही स्टेट है जहाँ पे इस तरीके की चीजों को रखा जाता है। तो ये चैटविक्स में जब आते हैं, एंटर करते हैं, तो उनको ग्रेन्स मिलते हैं छिपे हुए लोग, और फिर इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, मैनोरियल ड्यूज, फ्यूडल ड्यूज मैंने बताया था किसके ऊपर कितना उधार है। ठीक है, इसका सारा लेखा जोखा सब यहाँ पे पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया, सबको जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और नोबेल यहाँ पे जो थे उनको भागना पड़ा, उनको लगा कि क्राउड अब ज्यादा क्या हो रही है, एंग्री हो रही है, देन हाउ टू टैकल दिस क्राउड। तो
वहां से चले जाते हैं। हुआ क्या कि राजा को भी डर लगता है। राजा कौन है? लुइस 16। इसे भी डर लगता है कि पता नहीं, हो सकता है सर? चीजें और आउट ऑफ हैंड चली जाए। सर हाँ जी। सर सारे पीजेंट्स ने मिलकर सर जो नोबल्स थे सर उनके घर पे जाके सर वो किया, सर सारे पेपर्स जलाए। हाँ, नोबेल्स के लार्ज नंबर ऑफ नोबेल्स, सारे नहीं, Very मतलब important, एक मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम नोबल पीपल हैड टू प्ले। ओके। ठीक है, ब्रिटानी एक जगह था, वहां पे नहीं था ऐसा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड नेशनल असेंबली। लुइस 16 ने क्या किया? नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया। क्यों दे दिया नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन? बिकॉज ही वाज इन फियर that they can attack on Louis 16 also, on him also. So he recognized National Assembly. National Assembly को recognize कर लिया, कहा कि from now onwards my power will be checked by National Assembly's constitution. Means आपने पढ़ा National Assembly constitution बनाना चाहते हैं, एक ऐसा constitution जो कि मोनार्क के पावर को क्या कर दे? लिमिट कर दे। किसके पावर को लिमिट कर दे? मोनार्क के पावर को। तो नेशनल असेंबली के वो ये पावर दे दी जाती है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, रखिए, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे पावर को अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप चला सकते। और 4 अगस्त 1789, जुलाई के बाद अगस्त ही आता है ना? यस सर। ठीक है, अगस्त में क्या हुआ? एक ऑर्डर पास हुआ। डेक्री मीन्स ऑर्डर। एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, जो लीगली बाउंड थे लोग काम करने के लिए, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया, टैक्सेस अबॉलिश किए गए, और जो क्लर्जी मेंबर थे उनके अपने प्रिविलेजेस उनको देने पड़े। टैक्स जो चर्च लेवाई करता था वो भी खत्म हो गया, और जो भी लैंड चर्च के अंदर थे वो सब क्या किए गए? जब्त कर दिए गए। जब इतना सब कुछ किया गया तो देखा गया जो ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रही थी फ्रांस कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके पास लगभग 2 बिलियन लिब्रेज का पैसा एसेट इकट्ठा हो जाता है सिर्फ इतना सब कुछ करने से। समझ में आया? लिवर्स वहाँ की करेंसी। यस सर। हाँ, लिब्रेज वहाँ की करेंसी है 1794। मैंने जो बताया अभी तक सभी को क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब क्या हुआ? मैंने जैसे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया नेशनल असेंबली ने? व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड इट? लिमिट सब मोनार्की की से पावर लिमिट हो जाए। टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। मोनार्क के पावर को कम किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन कब का है? ये 1791 का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये पूछा जाता है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव? तो टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। तो एक जो है एक पर्सन के हाथ में नहीं रहेगा पावर। नाउ पावर विल बी सेपरेटेड। ठीक है, इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे लेजिस्लेचर का अलग, एग्जीक्यूटिव का अलग, जुडिशरी का अलग। ये किसका फिलॉसफी है बताओ? किसकी फिलॉसफी है? कभी इनके बारे में पढ़ाया है? मोंटेस्क्यू ऐसे कुछ नाम है। मॉन्टेस्क्यू, ये किसकी फिलॉसफी है? मॉन्टेस्क्यू। अरे भाई अभी तो बताया, मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस, द स्पिरिट ऑफ लॉ। मॉन्टेस्क्यू बताया ना अभी मैंने। उन्होंने भी तो अपने जो है किताब में यही लिखा था कि पावर को क्या कर दो? सेपरेट कर दो। तो when France became constitutional monarch, it also divided the power of legislature, executive. Means it also made different institutions of legislature, executive and judicial. ठीक है, अब इसके अलावा what sort of changes they had made? इसके अलावा क्या चेंजेस था 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे देखोगे इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ऐसा नहीं था कि रिप्रेजेंट पीपल हैं, दे विल डायरेक्टली इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा नहीं था। देयर वाज एन इनडायरेक्ट
इलेक्शन। ठीक है, हाउ दिस इनडायरेक्ट इलेक्शन यूज्ड टू टेक प्लेस। पहले ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एक्टिव सिटीजन थे और पैसिव सिटीजन थे, अभी मैं समझाऊंगा। तो ये एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का अधिकार था। तो ये क्या करते थे, इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे। ठीक है, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स ये यहाँ पे आते थे इलेक्ट होके, फिर ये इलेक्टर्स फर्दर इलेक्ट करते थे किसके, नेशनल असेंबली, जो कि किसको कंट्रोल करता है, किंग को। किसको कंट्रोल करता है, किंग को और मिनिस्टर्स। समझ में आ रही है बात? सर समझ नहीं आया। अरे भाई, आज के डेट में अगर आप वोट देने जाते हो तो सीधे अपने विधायक या सांसद को वोट देते हो जो खड़े, आप तो नहीं देते, आपके पेरेंट्स देते होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट देने का अधिकार है। एक्टिव सिटीजन्स कौन है, पहले अब ये समझ लो। तो एक्टिव सिटीजन्स वो इनको कहा जाता है फ्रांस में इस दौरान, जो कि 25 साल से अबव हो और टैक्स पे कर रहे हो 3 दिन के लेबर्स के वेज के बराबर। ठीक है, उनको एक्टिव सिटीजन्स माना जाता था और उनको वोट देने का अधिकार था, है ना। और जितने भी मेन थे और वुमेन थी, ये सभी को क्या बुलाया गया, पैसिव सिटीजन। सर 3 दिन के लेबर की वेज मतलब अगर एक दिन का वेज 100 रुपया है तो 3 दिन का कितना होगा, 300 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो इंसान 25 साल की उम्र, इंसान मतलब यहाँ पे मेन, वुमेन के पास उठा ही नहीं, वो मेन जो 25 साल से ऊपर है और 300 रुपए तक, मतलब एक समझाने की बात है, लिखना आपको यही टर्म है, 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, जो टैक्स पे कर पाता है उसी को एक्टिव सिटीजन बुलाएंगे। और वही एक्टिव सिटीजन के पास राइट होगा किसका, वोट करने का। अब बाकी जितने मेन हैं और वुमेन बचते हैं सब पैसिव सिटीजन हैं। they will not have any kind of right to vote, means they cannot enjoy this kind of privilege. तो सर वो एक बार में लगभग 300 रुपए तक देते थे सर टैक्स। अरे मैंने एक एग्जांपल मैंने बताया कि हाँ, अगर मतलब सपोज उस समय अगर मान लेते हैं एक दिन का लेबरर का वेज 100 रुपए है, तो अगर कोई इंसान 3 डे का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 300 हो जाएगा। तो कोई इंसान 300 रुपए अगर वेज दे रहा है, 3 डेज के लेबरर की वेज मतलब 300 रुपए एज अ वेज दे रहा है, तो उसको कंसिडर किया जाता है एक्टिव सिटीजन। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि सर वो एक बार का सर इतना वेज देता है, कितना वेज सर 3 days और लेबर्स वेज, तो एक बार में इतना ही दे देता है वो। उसके मतलब यहाँ पे जिसके पास पैसा होगा वही तो दे पाएगा 3 दिन के लेबर्स के वेज के बराबर। यस सर। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी एक्चुअली हियर हैज अ राइट टू वोट। नहीं तो ये बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन के लोगों के वेज, लेबर्स के वेज के बराबर आप क्या करें, टैक्स पे। सर जो नहीं देगा सर वो वोट हाँ, जो वो पैसे, हाँ वो वोट नहीं डालेगा, वो पैसिव सिटीजन है। ये 300 रुपए वाला तो आपको समझाने के लिए ऐसे मैंने बता दिया था, ऐसा नहीं है कि उस समय 100 रुपए एक लेबर का बेच था। ओके सर ये एनुअली होता है सर या फिर मंथली? 3 दिन का डेज है। तो एक महीने में 3 या फिर सर पूरे 365 डेज में से 15 दिन का? ये जो है ओवरऑल मंथली या ईयरली यहाँ पे डिमार्केट नहीं किया गया है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए जो टैक्सेस पे होते हैं वो ईयरली होते हैं। अगर ज़्यादातर केसेस में देखोगे तो टैक्सेस ईयरली पे करते हैं। अब ये मंथली है ईयरली है ये आपको देखना। ठीक है, मोर और लेस आप मान के चलो कि ईयरली की है। और किसी का डाउट? तो यहाँ पे जब ये रिप्रेजेंटेटिव्स एक्टिव सिटीजन, अब देखो आपने जान लिया कि ये वोट देने का अधिकार है। वोट दिया, इलेक्टर्स को चूज किया, इलेक्टर फिर फर्दर किसको चूज करते हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। वो क्या करते हैं, मिनिस्टर और किंग को कंट्रोल। ठीक है, लॉ वगैरह बनाते हैं मिनिस्टर और किंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इसके अलावा
तो अब एक इलेक्टर अगर आपको सपोज बनना है, अभी तो आप एक्टिव सिटीजन से, अगर आपको इलेक्टर भी बनना है जो नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर सके, तो आपको और ज्यादा टैक्स पे करना होगा। यू शुड बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। समझ में आ रही है बात? तो आप लोग शॉर्ट नोट्स Yes, sir. बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन of 1791. Okay? Constitution of 1791. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में एक और बात है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या राइट था? देखो, मैन एंड सिटीजन, आप अभी पढ़ोगे, वुमेन का केस बहुत पुअर है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मैन। देखो, मैन मतलब मैन होता है इंसान, मर्द, मैन पुरुष, तो उन्हीं को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वुमेन को नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था, क्या प्रॉब्लम था, हम लोग पढ़ेंगे। तो राइट सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप जानते हो ये सब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है आज के डेट में, पढ़ा भी होगा आपने जब डेमोक्रेसी पढ़ा होगा क्लास में। यस सर। तो इन सबका जो वर्थ है, इन सबका जो फाउंडेशन है, वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्टेड। ठीक है, इसको माना गया ये नेचुरल होगा और इनएलिएनेबल होगा, हटाया नहीं जा सकता किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी इंडिविजुअल से। नेचुरल है और इनएलिएनेबल है। okay? सभी ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ मिलेगा और हटाया नहीं जा सकता। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजंस, नेचुरल राइट। क्लियर है ये पैराग्राफ? सर इनएलिएबल मतलब क्या होता है? तो हटाया नहीं जा सकता। नॉन सेपरेबल। Any other doubt? So you will prepare a short notes on Constitution of 1791. Constitution of 1791 से क्वेश्चन आएगा तो कुछ आप लोग आंसर कर पाओगे सभी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Now the next one. ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है फर्दर। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। पॉलिटिकल सिंबल्स को कैसे, वहां पे पॉलिटिकल सिंबल्स हुआ करते थे जो कि उस सिंबल को दिखा के अपने मैसेज को कन्वे किया जाता था। ये आपके किस लिए इंपॉर्टेंट है? NTSC के लिए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जानते हो इसके बारे में? आप सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में? इसमें मैं बताऊं या फिर आप जानते हो? बताओ। बताओ सर आप रिपीट कर सकते हो? सर अभी आपने क्या बोला? मैंने पूछा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में जानते हो? नो सर। ओके, तो इसके दो पेपर होंगे, एक होगा मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एक होगा सैट स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। देखिए ये 10th में होगा आपका। तो सैट में आपका जो है 40 मार्क्स का आपके क्या आएगा? आपका क्या आएगा? SST। 40 मार्क्स का क्या आएगा आपका? साइंस। 2020 और 20 मार्क्स का आपका क्या आएगा? मैथ्स। ठीक है, तो 40 नंबर का सोशल साइंस, 40 नंबर का साइंस, 40 नंबर का मैथ। और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग होता है जो 100 नंबर का आएगा। यस सर, इसमें सारे मेंटल एबिलिटी। ठीक है, कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। तो इस तरीके से आपको इस कंपटीशन के लिए तैयार करना होगा। ठीक है, तो ये सारे जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप 9th में हो तो यू विल फेस JSPSC इफ यू आर इन दिल्ली। ठीक है, जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसमें अकेले सोशल साइंस 50 मार्क्स का आता है।
इसमें अकेले सोशल साइंस 50 मार्क्स का होता है। सोशल साइंस में पर्टिकुलरली इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। सोशल साइंस के 5-6 क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स ज़्यादा होते हैं। सर ये एग्जाम कब होगा? ये दिल्ली गवर्नमेंट कराती है, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन देखते हैं करना होगा DOE के साइट पर, तो इस तरीके से आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पॉलिटिकल सिंबल्स, ठीक है, इट वाज अ वे टू कम्युनिकेट, ठीक है, और टू पास ऑन आइडियाज। तो अब यहाँ पे ब्रोकन चेन है, ठीक है। So what broken chain means over here? ठीक है, a broken chain stands for act of becoming free. ये चेन लोगों जो है मजदूरों को, स्लेव्स को मारने के लिए यूज किया जाता था, और अगर ये चेन टूट जा रही है तो ऑब्वियसली आप इसको समझ सकते हैं, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। बंडल ऑफ रॉड और पैसेज, इसका क्या मतलब है कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, रॉड को आसानी से आप ब्रोक कर सकते हैं, पर पूरे एंटायर रॉड को नहीं कर सकते, या फिर बंडल ऑफ रॉड को नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ये कहीं ना कहीं कुछ मोरल स्टोरीज में भी पढ़ा होगा आपने, एकता में ताकत है। यस सर। तो यहाँ पे द बंडल ऑफ रॉड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा भी गया है। आई विद इन अ ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, और जो रेज ऑफ सन है, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है कि जो अंधेरे, जो अज्ञानता का बादल है, वो क्या होगा, वो हट जाएगा समय के साथ, या वो हट जाएगा। तो आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज एंड रेज ऑफ सन मीन्स विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। Am I clear to everyone whatever I am speaking right now? Yes. सभी बच्चों को क्या समझ में आ रहा है जो कि मैं बता रहा हूँ? यस सर। नो सर, सर नेटवर्क से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो सर बहुत कट कट की आवाज आ रही है। तो आप थोड़ा ठीक है? सभी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ये? No, sir. अरे भाई तुम लोग कुछ खा पी कर बैठे हो, नाश्ता वगैरह कुछ किया है? किसी की आवाज ही नहीं निकल रही है आप में से। नो सर, नहीं हो रही। सर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर, आपके में नहीं है। ओके, तो आप ऐसा करना, वीडियो इसकी आएगी ही, है ना, तो एक बार आप उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। सर द बंडल ऑफ रॉड्स, और सर इसका बता दीजिए सर, द आई विद इन अ ट्रायंगल, सर इस वाला बता दीजिए। बंडल ऑफ रॉड की मतलब एक रॉड को तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं, बट बंडल को आप नहीं तोड़ सकते। तो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। आई विद इन अ ट्रायंगल, क्या मतलब होता है आई विद इन अ ट्रायंगल का, कि आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज एंड रेज ऑफ सन, इसमें रेज ऑफ सन भी दिखाया गया एक्चुअली। ये क्या कहता है, ये जो है क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, है ना। तो ये सिंबल्स हैं जिसके कुछ मीनिंग होते हैं, वेल अंडरस्टूड होते हैं। वहाँ के लोगों को जो है समझाने के लिए सिर्फ ये सिंबल दिखा दो, वो समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। स्केप्टर, someone is having this scepter, then it means it is a symbol of royal power. He has an authority of royal power. फिर उसके बाद snake biting its tail to form a ring, इसका मतलब क्या हुआ कि it is an example of eternity. Eternity means something which do not have an end. सर a ring has neither beginning or no end. No. ठीक है, अगर रिंग बना लिया तो इसका कोई बिगिनिंग नहीं है और कोई एंड नहीं। फिर उसके बाद रेड फ्राइजियन कैप, ठीक है, ये जब स्लेव छूट जाते थे, आपने वहां पे पढ़ा ब्रोकन चेन, छूट जाते थे तो यही कैप पहन के घूमते थे। ये क्या सिंबलाइज करता था कि ये पहले स्लेव था, अब ये फ्री हो चुका है। ये पिछली बार के एनटीएससी में आया भी है। ये नेशनल कलर है फ्रांस का, ब्लू व्हाइट रेड। ओके, ब्लू व्हाइट रेड इज द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। विंग्ड विमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ क्या है, पर्सोनिफाइड है, जीता जागता है इंसान के तौर पे, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। और ये है लॉ टैबलेट,
जिसमें सारे लॉज लिखे हैं और सभी क्या है, लॉ के सामने इक्वल हैं। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ इज सेम फॉर ऑल। ये पॉलिटिकल सिंबल सभी को क्लियर है? सर यस सर हाँ बोलिए। सर ये सारे सिंबल्स अभी भी वहाँ पर लागू होते हैं? डिपेंड्स। ठीक है, आपको देखना है कि इस हिस्ट्री के बात कर रहे हैं, उस समय तो ऑब्वियसली था, अब ये वैरी करता है। ठीक है, हो सकता है लोग जानते थे पॉलिटिकल सिंबल्स। अब तो स्लेव्स वगैरह है नहीं वहाँ पे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होगा। हो सकता है ये लॉ से रिलेटेड जो सिंबल्स हैं वो अभी भी यूज में। और नॉलेज तो वहाँ के लोगों के अपने हिस्ट्री के बारे में और भी बेहतर होगी हम लोगों से, है ना? एज वी आर एन इंडियन, सो वी हैव एन, यस सर। ठीक है, वी हैव अ वेल नॉलेज ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। चलो ठीक है, और कोई डाउट? सर पर्सोनिफिकेशन सर थोड़ा समझ नहीं आया। Personification means law is alive, like a human being. Law is like a human being. देखो winged women, देखो लॉ है। पर्सन से समझ रहे हो? पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से पर्सोनिफिकेशन। यस सर। यस, लॉ को क्या कर दिया गया? पर्सोनिफाइड, like a person. Okay, and it is alive. It will be equal for all. समझ में आया अभी तक, जहाँ तक बता दिया है? यस सर। यस सर। यस सर। रीडिंग चाहते हैं आप? Should I go for reading? करें? रीडिंग करोगे ना? यस सर। चलो, तो रीडिंग पोर्शन स्टार्ट करिए। फ्रॉम वेयर रीडिंग विल बी डन? यस, फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। हु विल रीड? नाम बताइए। सोरन। फौरन पढ़िए। ठीक है। Louis XVI had to increase taxes for reason you have learnt in the previous section. How do you think he could have gone about doing this if in France of the old regime the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone? Rather, he had to call a meeting to the States General with would then pass his proposals for new taxes. The States General was a political body to which the three states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting on this body. The last time it was done was in 1614. यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. कंटिन्यू सॉरी। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state has to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated member. Peasant, artisan, and women were denied entry to the assembly. However, these grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. कंटिन्यू। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice.
But members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. The representatives of the third state viewed themselves as spokesmen Wait, for the wait, wait. ज्योति आप पढ़ो, ज्योति शना. The representatives of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves Continue. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. They were led by Mirabeau and Abbé Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privileges. He brought out a journal and delivered power speeches to the crowded assembly at Versailles. Abu Saif, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State? While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France fitted with turmoil. A severe. Severe winter. Wait. Vaibhav Gupta. Can you hear me? Vaibhav. Yes. बेटा रीड करो, कंटिन्यू करो, further continue करो. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and horrid life. After spending hours in long queues at the bakeries, crowds of angry women stormed into the shop. At that same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated town stormed and destroyed the Bastille. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their wait. Yes, someone is saying. Sir, ये वाली line से समझ नहीं आया. After spending hours in long queues at the bakery, crowded of angry women. So ये वाली सर line थोड़ी समझ नहीं आई. Means they were in queue to take bread, to buy bread for themselves. Okay, so there was a long queue. They were not getting bread. Okay, so there was a angerness, there was a resentment. और इसमें ये भी सुनने में आ गया कि किंग ने जो सैनिक भेज दिए, तो लोगों का गुस्सा फूट जाता है. और ठीक है, एक को खाने को नहीं मिल रहा, ऊपर से किंग सैनिक भेज. Sir, stormed into the shop मतलब क्या होगा? Stormed into the shop. Angry women stormed मतलब यहाँ पे कहने का मतलब वो शॉप में storm word समझती हो? STORM, storm. Storm का क्या मतलब है? Can any one of you explain what is storm? सर बिजली कड़कना. Basically, lightning होता है वो तो storm. सब भीड़ कर लेना उधर तो शॉप पर. सर गुस्से से बोलना. धावा बोलना. धावा बोलना. ठीक है, storm मीन्स धावा बोलना. हालांकि ये वर्ड storm से है. ठीक है कि एक तरीके से लोगों का गुस्सा फूट जाए. मैंने आपको बताया था एंग्री वुमेन storm अटैक कर देना. ठीक है, ये बेहतर आप तरीके से storm से storm हुआ है. ठीक है, तो here it refers to attack.
an attack done by women, angry women on shops. Okay? Okay, sir. आगे. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manors had hired bands of brigands who were on their way to destroy the rice crop. Caught in a frenzy of fear, peasants. Okay, wait, someone else will read now. Who will read? Who will read? Nandini. I think there is a student named as Nandini. Nandini नाम से कोई है? Yes, sir, है. Where is she? Nidhi. Nidhi, can you read? निधि कुमारी. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. मुस्तफा चौधरी, आप रीड कर सकते हैं? कुश कौशिक. Yes, sir. रीड करो बेटा. Who were on their way to destroy the wheat crop, caught in a frenzy. Wait. Frenzy of fear. Okay, Krish Verma. Caught in the frenzy of fear, peasants in the several districts seized hoes and pitchforks and attacked the chatwaks. They looted, hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. Faced with the power of the revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by the Constitution. On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Teeth were abolished. The land owned by the churches were confiscated. As the result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. Okay. France becomes a republic, a constitutional monarchy. चलो अभी हम ये वाला पोर्शन रीड करेंगे. ठीक है, let me further go ahead. Okay, France abolishes monarchy and becomes a republic. अभी तक हमने देखा कि फ्रांस now had become a constitutional monarchy, the Constitution of 1791. Now you will find that this monarchy was again abolished, and France becomes a republic. So what was the way? How it happened? हम अब ये पढ़ेंगे. तो अब मोनार्क के पावर को लिमिट कर दिया गया. मोनार्क अब गुस्से में है. Louis XVI, ठीक है, he did not want his power to decrease, but it decreased. तो इसने क्या किया? सीक्रेट नेगोशिएशन में गया. किसके साथ? किंग ऑफ प्रूशिया और अदर नेबरिंग कंट्रीज जो थी, वहाँ के रूलर्स, वो भी जो फ्रांस में जिस तरीके से डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन आइडियोलॉजी प्रमोट हो रही थी, उससे बहुत वरीड थे. वो चिंतित थे कि हमारे यहाँ भी मोनार्की है और हमारे यहाँ के भी जो सब्जेक्ट्स है, दे विल आल्सो डिमांड टू बिकम अ सिटीजन. तो व्हाट दे डिड, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग इनके ऊपर अटैक करवाएंगे, यहाँ के लोगों के ऊपर, और जैसा था वैसा कर देंगे. ठीक है, और इन्होंने जो है कि कोशिश कर भी रहे थे समर में 1789 से, बट ऐसा वो कर पाते. ठीक है, नेशनल असेंबली ने 1792 के अप्रैल में डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैरी एंटोनेट. ठीक है, तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं. कौन? नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली ने जब वॉर डिक्लेयर कर दिया तो बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स ये जो है ज्वाइन करते हैं आर्मी को.
ठीक है, दे जॉइंड आर्मी इन ऑर्डर टू फाइट विद दीज किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज, सारे यूरोप में जो फैले हुए। और उन्होंने उस समय एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया जिसको कहते हैं मर्सिलेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मर्सिलेस, ठीक है, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया जिसको किसने कंपोज किया है, रॉजर डी एल आई, ठीक है, इन्होंने इसको कंपोज किया है। और यहाँ से मर्सल से ही लोगों ने पेरिस तक गए और इसको गाते हुए, और ये बाद में नेशनल एंथम बनता है फ्रांस का, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे जब वॉर होता है बिटवीन टू पार्टीज, तो यू ऑलरेडी नो व्हेन देयर विल बी अ स्टेज ऑफ वॉर or when there will be a war, it will put an impact on both the sides, whether this one or this one. तो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लोगों की इंक्रीज होती हैं इन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में ये अगर सपोज फ्रांस है, men who are living over here, now they are fighting a war against outsiders. तो what will happen, जो कल्टीवेशन वाला काम था ये रुक जाएगा, this will go on the shoulders of women. Now women will have to look after the earnings, okay, will look after the household activities. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है। Men were fighting away at the front, or women were left to cope up with the task of earning a living and looking after their families. और सभी लोगों का मानना है कि ये जो रेवोल्यूशन है ये फर्दर चलते रहे, क्योंकि ये जो एरिस्टोक्रेसी है, किंग है, ये अपने पावर को कम नहीं होने देना चाहते। और जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था उस समय का, ठीक है, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे भी थे जो इसके खिलाफ थे। अब प्योरली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन तो गया था, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन प्रिंसिपल पे नहीं बना था। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में अभी आपने पढ़ा जो 25 साल से ऊपर और 3 दिन के लेबरर के वेज के बराबर टैक्स दे पाएंगे वो एक्टिव सिटीजन होंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो पैसा देने में सक्षम है, जिनके पास पैसा है, वही उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। Men of property have right to vote. तो जो पुअर पीपल हैं, obviously they will have an kind of a resentment against this constitution of 1791. तो वो मोनार्क, एरिस्टोक्रेसी और साथ ही साथ ये 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ थे। ये रिचर सेक्शन को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं उस समय, ठीक है, और कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं और फिर आगे क्या करना चाहिए इसको निर्धारित करते हैं। और उनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट वन बनता है, दैट केम टू बी नोन एज जैकोबिन्स। क्या नाम है उसका? जैकोबिन्स। ठीक है, इसमें पुअर पीपल वर द मेंबर ऑफ जैकोबिन्स। जनरली यू विल फाइंड people who are from poor strata of the society were the members of this Jacobins club, ठीक है। और इसको जैकोबिन्स नाम कहाँ मिला? जो फॉर्मर कॉन्वेंट था सेंट जैकोब पेरिस में, उन्हीं के नाम पे बना। ओके, अब इस मेंबर ऑफ जैकोबिन्स क्लब कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, so you will prepare a short notes on this, okay, कि कौन से मेंबर्स थे। so you will find members मेनली लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जैसे कि शॉपकीपर हैं, आर्टिजन्स हैं, शू मेकर हैं, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, यही लोग हैं इसके क्या पार्ट। मैंने आपको रिच एंड पुअर बताया था ना? Yes, sir. तो रिच कौन ज्यादा है, पुअर या रिच? पुअर। Yes, sir. तो जो भी पॉलिटिकल क्लब बनाएंगे तो इसमें ये लोग ज्यादा होंगे, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, तो यहाँ पे भी देखोगे ज्यादा होगा। तो इनके लीडर कौन थे? जैकोबिन क्लब के लीडर कौन है? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। तो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के बारे में हम देखेंगे कि ये इनको लीड करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज जो नोटिस की गई जैकोबिन्स के मेंबर में, वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे। ट्राउजर्स दिख रहा है आपको? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे, ठीक है, जो कि डॉक वर्कर्स, बंदरगाह के लोग पहना करते थे, ठीक है। ये अपने आप को ऐसा क्यों पहनते हैं? दे वांट टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम फैशनेबल पीपल और फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी।
फैशनेबल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में देखोगे वो नी ब्रीचेस पहनते हैं, मींस समवेयर ऐसे ट्राउजर्स काइंड ऑफ थिंग्स दे यूज्ड टू वेयर, है ना। तो ये लोग अपने आप को अलग करने के लिए फुल पैंट पहनते हैं, ओके। और ये नी ब्रीचेस पहनता कौन था पर्टिकुलरली? दोज हु वर फ्रॉम नोबेल्स, दे यूज्ड टू वेयर वो नी ब्रीचेस। तो इसीलिए इनको क्या बुलाया जाता था? ये इसीलिए इन्होंने जो है फुल पैंट पहना और ये दिखाना चाहते थे कि अब जो पावर है नोवेल का वो अब डिक्रीज हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है, जो नी ब्रीचेस पहन। और इसीलिए इनको बुलाया जाता था सैंसक्यूटर्स। सैंसक्यूटर्स का मतलब दोज हु आर विदाउट नी ब्रीचेस। याद रखिएगा, एनटीएससी में क्वेश्चन आया भी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंसक्यूटर्स? नी ब्रीचेस का मतलब क्या है? अभी तो मैंने बताया था नी ब्रीचेस का मतलब आपको। नी ब्रीचेस का मतलब दोज हु आर वेयरिंग शॉर्ट्स अप टू हियर, सर समझ गए। ठीक है। तो ये फुल पैंट पहनते हैं, ठीक है, फुल ट्राउजर्स पहनते हैं। तो इसके साथ साथ एक रेड कैप भी पहनते थे, अपार्ट फ्रॉम वेयरिंग दिस ट्राउजर्स, ठीक है। दे यूज्ड टू वेयर अ रेड कैप, जिसका मतलब लिबर्टी होता है, पॉलिटिकल सिंबल अभी मैंने बताया था, द रेड कैप, याद है? कुछ ऐसे ही करके था। यस सर। Yes, sir. तो women were not allowed to do so. women का भी मैंने अभी बताया ना, केस बताएंगे अभी क्या है women का, we will discuss that also. women were not allowed to do so. women नहीं पहनेंगे। अब हुआ क्या कि the time period is of 1792, okay? तो 1792 में हुआ क्या, जैकोबिन्स ने अटैक करने की सोची थी, और अटैक हालांकि पेरिस वाले कर रहे थे, जैकोबिन्स ने क्या किया, उनको सपोर्ट किया। पेरिस वाले क्यों अटैक करना चाहते हैं? क्योंकि हाई प्राइसेस ऑफ फूड फिर से देखे जा रहे हैं, कहाँ? फ्रांस में। तो जैकोबिन्स डिसाइडेड दैट दे विल हेल्प आउट दिस पासियंस, ठीक है। और पैलेस ऑफ ट्यूलरिस में देखोगे 10th of August को, पैलेस ऑफ द ट्यूलरिस में 10th of August को किंग के गार्ड को मार दिया जाता है और किंग को होस्टेज में रख दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है कई घंटों तक। और बाद में असेंबली ने क्या किया, उनको जेल में भेज दिया, उनके फैमिली को। फिर इलेक्शन होता है। अब एक नया चेंज देखने को मिलता है फ्रांस में। क्या देखने को मिलता है? अब के बाद सभी मेन जो 21 साल के ऊपर होंगे, उनके वेल्थ को हमें नहीं देखना है, उनके पैसे को नहीं देखना है, उनके पास राइट होगा वोट का, ठीक है। अभी तक तो क्या था, 25 साल से ऊपर होना चाहिए और 3 दिन के लेबर के वेज के बराबर टैक्स देना चाहिए। अब से क्या होगा कि वो हर एक मैन जो 21 साल से ऊपर है, ठीक है, उसके पास पैसा हो ना हो, ये कोई it doesn't matter, he will have the right to vote। कब से हुआ ये? अगस्त 10 से इन्होंने ये नया रूल बनाया। नेशनल असेंबली का नाम ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब उसको क्या बुलाया जाता है? कन्वेंशन, याद रखिएगा। नाउ इट वाज नोन एज कन्वेंशन। और 21 सितंबर 1792 को एबॉलिशेस मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब हट गया, ठीक है। और फ्रांस को क्या बुलाया? रिपब्लिक। नाउ फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि हेड ऑफ द, हाँ बोलो सर। इससे पहले सर जो वो बताया आपने सर, 21 साल के सर जो लोग थे सर, वही कर सकते हैं सर राइट टू वोट। इसके पहले क्या बताया था ना? क्या बता रही हो बेटा, फिर से बोलो, फिर से बोलो, आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही है नेटवर्क की वजह से। बताइए क्या कह रही हैं आप? सर आपकी आवाज आने दी। मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है क्लियरली? Yes, sir. सर आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। आवाज सभी को क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा देखो, कुछ नेटवर्क का इशू तो नहीं है? नो सर।
क्वेश्चन कौन पूछ रहा था अभी? क्वेश्चन कोई बच्चा पूछ रहा था, कोई बच्ची पूछ रही थी, बताओ क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से पूछो। लेट मी हियर दैट क्वेश्चन अगेन। कौन पूछ रहा था? अरे कोई बच्चा पूछ रहा था ना कुछ। क्वेश्चन आप पूछ रही थी कुछ? यस सर। पूछ क्यों नहीं रही हो बेटा? मैं कब से आपको बुला रहा हूँ, बताओ क्या पूछ सर रही हो? नेटवर्क की वजह से सर लॉस्ट हो गया था सर। चलो कोई बात नहीं, क्या पूछ रहे हो आप? सर मैं पूछ रही थी सर, आपने बताया सर 21 ईयर्स तक सर जो लोग थे सर वो वोट कर सकते थे सर। हाँ। इसके अंदर भी सर वुमन वोट नहीं कर सकती थी ना? नहीं, अभी women will not have right to vote in France. ठीक है, अभी भी Okay, women sir, same don't have, women will not enjoy the right to vote. Privilege. Okay. तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक टर्म आएगा रिपब्लिक। नाउ फ्रांस हैज बिकम रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट विल बी एन इलेक्टेड वन। ठीक है, ये हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होगा। मोनार्क में क्या होता है, हेरिडेटरी होता है, वंशानुगत, फादर देन सन देन सन देन सन, ऐसे होता है इन हेरिडेटरी। उसे पीपल चुनेंगे जो होंगे। हाँ, अब now onwards what will happen, people will elect. Who will elect? People will elect. Okay, that who will run the government. अब यहाँ पे what happened, लुईस 16 को मौत की सजा सुनाई जाती है कोर्ट के द्वारा। क्या उनके ऊपर आरोप लगा? ट्रिजन का। ठीक है, ऑन व्हाट चार्जेस? चार्ज ऑफ ट्रिजन। ट्रिजन मीन्स देशद्रोह, राजद्रोह। ठीक है, अपने ही कंट्री के साथ क्या करना? चीटिंग करना, धोखा देना। उनके ऊपर यही आरोप लगता है। और 21 जनवरी को 1793 में उनको पब्लिकली मार दिया जाता है पैलेस डी ला कॉन्कॉर्ड, प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में, सॉरी नॉट पैलेस, इट्स प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड। ठीक है, और उसी सेम फेट से मैरी एंटोनीट को भी गुजरना पड़ता है। ठीक है, थोड़े दिनों बाद उनको भी मौत की सजा सुनाई जाती है। whom? मैरी एंटोनीट। समझ में आया सभी बच्चों को? सर मैं यस सर। को क्यों सुनाई जाती है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है जो भी आज बताया है? सर उनकी वाइफ को क्यों सुनाई जाती है सर? क्योंकि शी वॉज वाइफ ऑफ, एंड अगेन इफ शी इज वाइफ so it means she will also have an influence. उनको भी मार दिया जाता है, उनको भी माना जाता है, you are also a part of that. So now the reading portion will continue. Who will read? कौन पढ़ रहा था इससे पहले? So can I? हाँ पढ़ो, क्या नाम है आपका? The Vaibhav. वैभव, पढ़ो। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1798. Its main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Figure 7 explains how this new political system works. The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors, who in turn chose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborer's wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive
citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. The Constitution began with a declaration of the rights of man and citizen. Rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the Okay. duty of the state. To protect. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, मैं एक बात पूछना आप लोगों से भूल गया। रिसेंटली आप लोगों का जीएसटीएससी पैटर्न में टेस्ट हुआ था, है ना? किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? Anybody have any kind of doubt in any question of GSTSC pattern? का सर टेस्ट होना है सर, उसमें आज जो पढ़ाया गया सर वो भी है। जीएसटीएससी पैटर्न में टेस्ट हुआ था, तो किसी को कोई डाउट है? कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, एक बार फिर से पूछना, आपकी आवाज कट रही है। सर जो अगला टेस्ट होगा सर, कल है सर, उसमें सर आज जो पढ़ाया गया वो भी आएगा सर? हाँ, ठीक है। जीएसटीएससी सर अभी होना है या हो गया है? सर होगा कल होना है सर कल होगा ओके, टेस्ट। ओके, सर, एक कल पहले होगा। ठीक है, तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, वो सभी वो चीज़ें सारी आपकी क्लियर होनी चाहिए, कंटेंट, और उस हिसाब से तैयारी करके आइएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी है उसमें, एंड ऑब्वियसली आई विल आस्क क्वेश्चन व्हाटएवर आई हैड टोल्ड यू। ओके, कीप दिस इन योर माइंड। और सभी बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से करेंगे। ओके, कौन वैभव पढ़ रहे थे आप? यस। कंटिन्यू योर रीडिंग। ये पॉलिटिकल सिंबल आप खुद पढ़ लेंगे, आई बिलीव। France abolishes monarchy. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang the Marseillaise, composed by the poet Roger de Lisle. It was sung for the first time by the volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women left to cope with the task of earning a living and looking after their families. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. Political clubs became an important rallying point for the people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Movement 2, who had been active throughout this period, formed their own club. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and events. The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous sections of society. They included small shopkeepers, artisans, such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. Their leader was Maximilien Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long thick trousers similar to those worn by dog workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of society, especially nobles who wore meat
It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the bearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. The newly elected assembly was called the Convention. On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. There is no hereditary monarchy. You can try and find out more about some countries that are republics and investigate whether, when, and how they became so. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. On 21st January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after. किसी का डाउट है यहाँ पर पूरी तरह किसी No, बच्चे का sir. कोई डाउट No, sir. समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes. वैभव, मुस्तफा, क्रिश, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्रिश, आप क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आई, क्या कह रहे थे? समझ में आ गया? क्रिश वर्मा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बेटा, आपको समझ में आ गया? Yes, sir. किसी का कोई डाउट है और इसमें चैप्टर में अभी तक जो भी पढ़ाया? No, sir. आप इस पे शॉर्ट नोट्स बनाइएगा हर एक पैराग्राफ पे, जैसे कि शॉर्ट नोट्स ऑन जैकोबिन्स, शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, देन नेशनल असेंबली, ओके। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एंड यू विल सेंड इट आउट टू मी ऑन माय मेल आईडी, ओके? ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी को? सर, हाँ सर मैं ऐसा सेंड करती हूँ सर, आपको से सेंड ही नहीं होता सर। एक और अपनी ईमेल आईडी बता सकते हो? It's DIXIT Dixit dot Rohan 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 0001 000 means 3 times 0 numeric 1 @gmail.com। सर हमने गलत ईमेल आईडी पर भेज दी। चलो कोई बात नहीं, फिर से भेज दो। यस सर, मैंने भी गलत पे भेज दी सर। हमें लगा 1 की जगह से वो स्लैश है। नहीं, 1 है, ओके। चलिए ठीक है, अच्छे से कल पेपर दीजिए आप लोग। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके।